हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का स्वामी विवेकानंद एकेडमी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले ज्योग्राफी, जिसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कल के एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण क्या है। जल प्रदूषण को परिभाषित कीजिए। जल प्रदूषण के प्रमुख कारण को लिखिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कैसे होता है। इसका आंसर क्या है कि जल का प्रदूषित होना ही जल प्रदूषण कहलाता है। जल जब प्रदूषित होगा तभी ना जल प्रदूषण। जल का प्रदूषित होना ही जल प्रदूषित कहलाता है। जब कुछ ऐसे पदार्थ जल में मिल जाते हैं जिससे जल की गुणवत्ता कम हो जाती है, साथ ही जल का रंग एवं गंध बदल जाता है एवं जीवों के लिए हानिकारक हो जाता है, तब उस जल को प्रदूषित जल कहा जाता है और जल का प्रदूषित होना ही जल प्रदूषण कहलाता है। जब किसी जल का गुणवत्ता कम हो जाती है, पीने लायक नहीं बचता है, साथ ही जल का रंग एवं गंध जो है वो बदल जाता है, जीवों के लिए हानिकारक हो जाता है, तब उस जल को प्रदूषित जल कहा जाता है और जल का प्रदूषित होना ही जल प्रदूषण कहलाता है। अब देखते हैं जल प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या है, निम्नलिखित है। तो पहला कारण क्या है? पहला कारण है औद्योगिक। कारखाना और उद्योग से निकलने वाले प्रदूषण पदार्थ को नदी में बहा दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषण होता है। कारखाने से जो निकलता है प्रदूषित पदार्थ, उसको नदी में बहा दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है शहर के नालियों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ। शहर के नालियों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ, गंदे नालियों की पानी को नदी में बहा दिया जाता है। इससे निकलने वाले शहर से निकलने वाले गंदी नालियाँ, उससे पानी को नदी में बहा दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषित होता है। यह कारण है दूसरा। अब तीसरा कारण क्या है? घरों का अपशिष्ट पदार्थ। विभिन्न प्रकार के डिटर्जेंट, साबुन और शैम्पू का बहुत मात्रा में उपयोग के घरों में करते हैं। अभी जो वर्तमान में डिटर्जेंट और साबुन और शैम्पू का जो बहुत मात्रा में घरों में उपयोग किया जाता है, यह सब नालियों के द्वारा बहकर नदियों में चला जाता है और जल को प्रदूषित करता है। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है कि समुद्र में डंपिंग। हर दिन हजारों हजार टन जो कचरा है समुद्र में और महासागरों में फेंका जाता है। हर दिन जो हजारों हजार टन कचरा समुद्र और महासागर में फेंका जाता है, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। इस तरह कुछ है, जल्दी याद हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि परिवहन तथा संचार में अंतर बताइए। परिवहन एवं संचार में अंतर। तो इस तरह लिख लीजिएगा, परिवहन एवं संचार। पहला परिवहन में देखते हैं क्या है परिवहन की विषय। तो परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान को माल या व्यक्ति को ले जाने या ले आने को ही परिवहन कहलाता है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है यातायात के साधन। यातायात के क्या क्या साधन है? बस है, रेल है, वायुयान है तथा जलयान है आदि है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है यातायात के साधनों को 3 भागों में विभाजित किया है। यातायात के साधनों को कितने भागों में विभाजित किया है? 3 भागों में। जल यातायात, स्थल यातायात और वायु यातायात। अगला चौथा पॉइंट क्या है? अगला चौथा पॉइंट है कि प्राचीन काल में पशुओं के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियां यातायात के साधन थे। प्राचीन काल में जो पशुओं के द्वारा खींची जाने वाली बैलगाड़ी ये सब थे, वो गाड़ी यातायात के साधन थे। अब दूसरा क्या लिखेंगे? अब परिवहन का देख लिया। अब संचार में क्या है कि समाचार या विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजना ही समाचार कहलाता है, संचार कहलाता है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कि समाचार के साधनों के डाक, टेलीफोन, इंटरनेट शामिल है। संचार के साधन में डाक, टेलीफोन, इंटरनेट शामिल है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है संचार साधनों को 4 भागों में विभाजित किया गया। संचार के जो साधन है उसको 4 भागों में विभाजित किया, डाक, टेलीविजन, इंटरनेट और मोबाइल। तीसरा क्या है? चौथा क्या है? चौथा पॉइंट है कि प्राचीन काल में संचार के साधन का नहीं था। प्राचीन काल में संचार के साधन नहीं थे, परिवहन के साधन का ही उपयोग किया जाता था। और प्राचीन काल में संचार का साधन नहीं था और परिवहन का ही उपयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि वर्षा जल संग्रह क्या है तथा वर्षा जल संग्रह
के उद्देश्य एवं लाभ को लिखिए, ऐसा पूछा जा सकता है क्वेश्चन। दूसरा तरह से ऐसे पूछा जा सकता है कि वर्षा जल संग्रह क्या है, भारत में इसकी क्यों आवश्यकता है। तो इसका एक ही आंसर है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। कि आंसर वर्षा जल संग्रह भविष्य के उपयोग के लिए वर्षा के जल को किसी खास माध्यम से इकट्ठा करना तथा बाद में इसका उपयोग करना ही वर्षा जल संग्रह कहलाता है। भविष्य के उपयोग के लिए वर्षा को जो किसी अच्छे जगह में बारिश होता है इकट्ठा करना तथा उसको बाद में उपयोग करना ही जल संग्रह कहलाता है। दूसरा इसका क्या है पॉइंट है कि वर्षा जल संग्रह गड्ढे या तालाब इत्यादि के रूप में होता है। वर्षा जल संग्रह जैसे तालाब में वर्षा जल संग्रह, उसको बाद में हम खेत में किसी बार बारिश कम हुआ तो उसको सिंचाई कर सकते हैं ऐसा। अब देखते हैं वर्षा जल संग्रह के उद्देश्य या एवं लाभ। तो पहला पॉइंट है वर्षा जल संग्रह करके हम लोग इसका उपयोग गर्मी के दिनों में भी कर सकते हैं। अगला पॉइंट है किसी कारण यदि किसी साल में वर्षा कम हो तो हम लोग इस पानी को खेतों की सिंचाई भी कर सकते हैं। तालाब में हम पानी रखेंगे तभी तो सिंचाई कर पाएंगे, किसी वर्ष बारिश नहीं हुआ तो। तीसरा पॉइंट है कि वर्षा के दिनों में रोड पर जल पूरी तरह से भर जाता है, अतः वर्षा जल संग्रह करके रोड को पूरी तरह भरने से रोका जा सकता है। वर्षा के कहीं गांव में भी देखिएगा भी कि जब वर्षा होता है तो गांव में रोड पूरा फुल हो जाता है और इसी पानी को यदि जल संग्रह करके किया जाए तो जो है वहाँ भरने से रोका जा सकता है रोड को। अगला पॉइंट है वर्षा जल संग्रह करके भौम जल स्तर बढ़ाया जा सकता है। वर्षा जल संग्रह करके भौम जल जो स्तर बढ़ाया जा सकता है। अगला पॉइंट है वर्षा जल संग्रह मृदा अपरदन और बाढ़ को रोकती है। वर्षा जल संग्रह जो मृदा अपरदन और बाढ़ को रोकती है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन था, आप सब आई होप याद कर लीजिएगा अच्छा से, यही कल के एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि जल प्रदूषण को रोकने का उपाय स्पष्ट कीजिए। जल का प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं। जल प्रदूषण रोकने का उपाय निम्न है। पॉइंट में लिखिएगा, छोटा छोटा पॉइंट, कोई दिक्कत। प्रत्येक घरों में सेप्टिक टैंक होना चाहिए। प्रत्येक घरों में जो है सेप्टिक टैंक होना चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट है कि जल स्रोतों में जानवरों की सफाई नहीं कराना चाहिए। जैसे कि नदी में तालाब में जल को जाके जानवर को नहलाता है, सफाई करता है, ये नहीं करना चाहिए। अगला है कि कूड़ा कचरा को नदी तालाब पोखर में नहीं बहाना चाहिए। कूड़ा कचरा तालाब में और पोखर में नहीं बहाना चाहिए, जिससे ये हम जल को प्रदूषित होने से रोक सकते हैं तभी। अगला पॉइंट है क्या है कि जल प्रदूषण को रोकने के लिए नाली की अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए। जल प्रदूषण को रोकने के लिए नाली को जो है अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए। अगला है ग्रामीण इलाकों में जल निकास के लिए पक्की नाली को ठीक से बनाना चाहिए। और ग्रामीण इलाकों में जो जल के निकासी के लिए पक्की नालियों को ठीक से बनानी चाहिए। और अगला पॉइंट है उद्योग से निकलने वाली गंदी पानी जो है वो नदी में नहीं बहाना चाहिए। उद्योग से जो गंदी पानी निकलती है उसको नदी में नहीं बहाना चाहिए। तभी जल प्रदूषित होने से उपाय हो सकता है, नहीं हो सकता। अगला पॉइंट क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि पाइपलाइन परिवहन और की जो हानि और लाभ को बताइए। तो पहला आंसर क्या है कि पाइपलाइन परिवहन की हानि और लाभ निम्न प्रकार से है। तो पहला क्या है, पाइपलाइन परिवहन की लाभ को देखते हैं फिर हानि को देखेंगे। तो पाइपलाइन परिवहन की लाभ क्या है, तो पाइपलाइन स्थल तथा जल कहीं में भी बिछाया जा सकता है। पाइपलाइन की जो है परिवहन है उसको जल तथा स्थल कहीं भी बिछाया जा सकता है। इनका जो रख रखाव कम खर्चीला होता है और पाइपलाइन का जो है कम खर्चीला होता है। और तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है कि यह तरल पदार्थ विशेषकर तेल एवं गैस के लिए उपयुक्त है। पाइपलाइन परिवहन जो है ये तरल पदार्थ तेल एवं गैस के लिए उपयुक्त है। इससे समय की बचत होती है और इससे भी समय की बचत भी होती है। अगला पॉइंट क्या है, इससे प्रदूषण की खतरा, पाइपलाइन परिवहन से प्रदूषण की खतरा नहीं होती है। अगला पॉइंट है कि ऊर्जा की बचत होती है और इससे ऊर्जा की बचत होती है। और पाइपलाइन परिवहन दुर्गम और ऊबड़ खाबड़ तरल पर भी बनाया जा सकता है। और पाइपलाइन परिवहन जो दुर्गम और ऊबड़ खाबड़
धरातल है, जहाँ पे ऊंचा नीचा है, वहाँ पर भी बनाना संभव है। अब देख लेते हैं अगला है कि इसमें माल उतारने या चढ़ाने का झंझट नहीं रहता है। और दूसरा देखते हैं पाइपलाइन परिवहन की हानि। पाइपलाइन परिवहन की हानि क्या है? पाइपलाइन परिवहन की हानि है, पाइपलाइन परिवहन एक बार बिछाने के बाद उनकी क्षमता में वृद्धि नहीं की जा सकती। मतलब पाइपलाइन परिवहन को एक बार जब बिछा जाता है तो उसको हटाया नहीं जा सकता है, बहुत कठिनाई होगी। दूसरा है पाइपलाइन परिवहन की सुरक्षा कठिन है, पाइपलाइन की सुरक्षा करना कठिन है। और दूसरा है भूमिगत पाइपलाइन की मरम्मत करना में कठिनाई आती है। भूमिगत जो अंदर में बिछाया जाता है पाइपलाइन, उसको मरम्मत करने में कठिनाई आती है। अगला पॉइंट है पाइपलाइन के टूट जाने पर अधिक हानि संभावना। पाइपलाइन को टूट जाने से अधिक संभावना है। ये इस तरह से हमने देख लिया लाभ और हानि पाइपलाइन परिवहन का। तो आप सब बढ़िया से याद कर लीजिएगा और कल के एग्जाम में आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक की व्याख्या कीजिए। 3 प्रमुख घटक क्या है? जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक इस प्रकार है। किस प्रकार? पहला क्या है? पहला है जन्म दर। प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। ये थोड़ा सा लिखना है, बस पहला पॉइंट कंप्लीट। दूसरा क्या है? दूसरा है कि मृत्यु दर। मृत्यु दर क्या है? किसी विशेष क्षेत्र में एक वर्ष में मृत्यु हुए व्यक्ति की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। किसी भी एक क्षेत्र में एक वर्ष में कितना बच्चा मरता है उसी की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। मतलब कितने व्यक्ति मरता है उसी की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है? प्रवास। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार आदि के कारण जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर बस जाता है तो उसे प्रवास कहते हैं। समझिए, आप समझिए, इस तरह तीनों पॉइंट याद कर लीजिए। और 5 नंबर आप क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? प्रवास क्या है? अर्थ है क्या है? प्रवास का क्या अर्थ है? विभिन्न प्रकार के प्रवासों को उल्लेखित कीजिए। तो पहला आंसर क्या? आंसर प्रवास स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार आदि के कारण से जब कोई एक स्थान से दूसरे स्थान में जाके बस जाता है तो उसे प्रवास कहते हैं। अब सब याद रखिएगा, जब स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के कारण जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर बस जाते हैं तो उसे प्रवास कहते हैं। जहाँ पे स्वास्थ्य, शिक्षा अच्छा रहेगा, उच्च शिक्षा रहेगा, रोजगार रहेगा, वहाँ पे तो लोग बसना अधिक पसंद करेंगे ही। अगला क्या? अब देख लेते हैं प्रवास के 2 कारक है जो इस प्रकार है। प्रवास के कौन कौन से 2 कारक है? अपकर्ष कारक, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। तो प्रतिकर्ष कारक प्रवास के लिए उत्तरदायित्व। प्रतिकर्ष कारक जो है प्रवास के लिए उत्तरदायित्व, इसके अंतर्गत भूखमरी, बाढ़, आपदा, सुनामी आते हैं। और प्रतिकर्ष कारक के अंतर्गत जो है भूखमरी, आपदा, बाढ़ और सुनामी आते हैं। वहीं अपकर्ष कारक के अपकर्ष के कारण जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित कर अपकर्ष कारक जो जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके लिए इस कारक के प्रति लोग अपनी इच्छा अनुसार प्रवास करते हैं। इस कारक के प्रति लोग अपनी इच्छा अनुसार जो प्रवास करते हैं, इसके अंतर्गत बेहतर रोजगार, अच्छी शिक्षा, उच्च वेतन आदि आते हैं। अब अपकर्ष कारक में जो है क्यों ये सब इसके प्रति लोग इच्छा अनुसार प्रवास करते हैं? क्योंकि यहाँ पे बेहतर रोजगार मिलता है, अच्छी शिक्षा मिलती है, उच्च वेतन मिलते हैं, इसी कारण से। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 7 का भी आंसर देख लिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। आंसर क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि भारत में सड़क मार्ग रेल मार्ग की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक क्यों है? तो क्यों है अब बताइए। तो चलिए आंसर क्या है? आंसर है कि भारत में सड़क मार्ग रेल मार्ग की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक इसलिए है क्योंकि जो सड़क का निर्माण है आसान है, सड़क का निर्माण करने में आसानी है। वहीं रेल का निर्माण करने में थोड़ी कठिनाई है। दूसरा क्या? सड़क का निर्माण जो है उबड़ खाबड़ जगह पर भी किया जा सकता है। सड़क का निर्माण उबड़ खाबड़ जगह पे भी किया जा सकता है और कम खर्चीला भी है। और वहीं रेल का निर्माण उबड़ खाबड़ जगह पे नहीं किया जा सकता है। तीसरा है कि सड़क का रख रखाव बहुत आसान है, वहीं रेल पटरी का रख रखाव जो बहुत ही कठिन है। अगला पॉइंट क्या? अगला पॉइंट है कि सड़क परिवहन के द्वारा वस्तुओं को उत्पादन के दरवाजे से उपभोक्ता के दरवाजे तक पहुंचाया जा सकता है।
और सड़क परिवहन के जो सड़क परिवहन से जो वस्तु को उत्पादक जो कि बेच रहा है उसके घर दरवाजे से जो ले रहा है उसके दरवाजे तक पहुंचाया जा सकता है, लेकिन ट्रेन वहाँ जा सकती है? नहीं जा सकती है। अगला क्या है? अगला कि सड़क परिवहन कम दूरी के लिए विशेष रूप से सुविधाजनक है। और सड़क परिवहन जो कम दूरी के लिए सुविधाजनक है, और रेल जो परिवहन है वो दूर के लिए। तीसरा है शीघ्र खराब होने वाला वस्तुओं को ले जाने के लिए सुविधाजनक है। और जो ये सड़क परिवहन जो शीघ्र जो खराब होने वाला वस्तुओं से ले जाने के लिए सुविधाजनक है। इस प्रकार से लिख लीजिएगा। यही रहा, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर बेल आइकन दबा लीजिएगा।